बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूँ सदफ मंसूर। आज का वीलॉग जो है उसमें कुछ मासूमाना सवालात करूँगी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, और ये भी देखेंगे कि कौन किसके साथ जो है वो सेम पेज के ऊपर है। जब से ये हुकूमत आई है तब से अपोजिशन ने रोना डाला हुआ है, और हुकूमत का बारहा ये कहना है कि हुकूमत और पाक फ़ौज सेम पेज के ऊपर है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक के पहली ऐसी जमहूरी क़ुव्वत सामने आई है जिसमें जो इमरान खान साहब बात करते हैं वही जनरल बाजवा साहब की ज़बान पर होता है। यकजान दो क़ालिब वाले हमने 2.5-3 साल के अंदर सारे हम मामलात और सारे हालात और वाक़यात देखे कि कौन किस हद तक किसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में भी रहा, चाहे वो डिफेंस स्ट्रैटजीज़ हों, चाहे वो मुल्की मामलात हो, कौमी सलामती के मामलात हो। एनीवेज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आया। अप्स एंड डाउन्स और इख्तलाफ राय हर जगह हर हुकूमत के साथ रहते हैं। अब बात यह है कि हम देखते हैं कि क्या फ़ौज और अवाम सेम पेज के ऊपर हैं कि नहीं। देखें, इसमें मेरी दो मुख्तलिफ राय हैं। पहली राय ये है कि हाँ, अवाम और फ़ौज एक पेज के ऊपर तब तक हैं जब तक अवाम और फ़ौज का लव एंड हेट रिलेशनशिप तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है। और मोहब्बत का रिश्ता सब जानते हैं कि पाक फ़ौज की जितनी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, उसकी वजह से सब मोहब्बत करते हैं पाक फ़ौज से, ऐसे ही है। अब ये रख देते हैं इस मोहब्बत को हम थोड़ा साइड के ऊपर, सवालात के ऊपर आ जाते हैं। मेरा Tier 1 जो लीडरशिप है हमारी पाक फ़ौज के अंदर, उनसे कुछ कहना है। उनसे कहना ये है कि जनरल बाजवा साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया कि इस मुल्क में इंसाफ दो तरह का है। फिर मैंने कुछ अर्से पहले की उनकी अभी कुछ हफ्ते पहले की मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो इस बात का इजहार ख्याल कर रहे थे कि अमीर के लिए अलग इंसाफ है, गरीब के लिए अलग इंसाफ है। जो अमीर है वो पैसे पकड़ता है, बाहर जाके जायदादें बनाता है, करप्शन करता है, मॉरल करप्शन वो करता है, फाइनेंशियल करप्शन वो करता है। मैं लुबा बता रही हूँ उनकी बातचीत का जो उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटर नोट में बात की थी। आपकी Tier 1 लीडरशिप जो है वो वही बात करती है जो इस हुकूमत की Tier 1 लीडरशिप बात कर रही है, या यूँ कह लें कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वही जनरल बाजवा साहब बात कर रहे हैं। वही फाइनेंशियल करप्शन, वही मॉरल करप्शन के अमीरों के लिए दो तरह के इंसाफ है। ऑलमोस्ट सेम बातें हो रही हैं, चेहरे दो तरह के अलग है। और इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम की कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। मसला किधर आता है? मसला इधर आता है कि आपकी कौन सी वो लीडरशिप का टियर है। Tier 2 है, Tier 3 है, जो इन शरीफ फैमिली को, जो इन चोरों को, जो इन लुटेरों को लूप होल्स प्रोवाइड करता है। चाहे अदालतों से रिलीफ का मामला हो, एवरीबडी नोज कि ये जो इनको रिलीफ पे रिलीफ मिलते हैं इसमें किसका कितना ज़्यादा रोल होता है। और अदलिया का ज़ाहिर बात है, अब मैं बार बार ये नहीं कहना चाह रही कि कौन सी जो हाई कोर्ट है उसके लिए मैं मुलव्विस का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन हाँ, अदलिया का रोल भी जो है शरीफ फैमिली को रिलीफ देने के हवाले से सबके सामने है, और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रोल है। अब तो काफ़ी लोग इसके ऊपर खुलकर बात भी कर रहे हैं, और बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ की देवी है, क्या कहना चाहिए, उनकी दहलीज की लौंडी बनकर रह गई है, और जो गरीब है उसका तो दीन ईमान बिल्कुल ही उठ गया है। मेरे ख्याल से अगर मेरे बहुत सारे मामलात हैं तो मैं कभी भी अदालतों को रोक करने को हरगिज़ तैयार नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शायद अगली आने वाली नस्ल भी उन फैसलों को भुगते और बल्कि शायद खुद ही विक्टिमाइज़ हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक ज़रा जली कटी सी आज की ये वीलॉग है, और जैसे मैंने बात की लूप होल्स के लिए, शरीफ फैमिली को रिलीफ पे रिलीफ मिलता है। ज़मानतें किस तरीके से दी जाती हैं, दो जजेस का बेंच होता है, एक हाँ करता है, एक ना करता है। जो ज़मानत दी जाती है वो किस तरीके से बाहर आती है, एक पीएन के ज़रिए, किस तरह ये रेफरी जज को जो तक की बात जाती है। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में 3 रुकनी बेंच बनता है। सब जानते हैं कि वो 2 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन लोग थे, इस 3 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन लोग थे। ये मैंने अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर ये बात की भी है, बराए नाम बाकायदा नाम लेकर मैंने सबका बताया हुआ है कि कौन कौन किस तरह के फॉर्चुनेटली शरीफ फैमिली के जो ख़ानदान के केसेस हैं उनको सुनता रहा है। चाहे वो आहद चीमा हो, चाहे वो जियो के मीर शकील रहमान हो, ये सारी बातें मैं अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर कर चुकी हूँ। लेकिन आप ये मामला देखें, ये रिलीफ आखिर कहाँ से मिलता है? क्या खाली अदलिया के कहने पर ये रिलीफ मिलता है?
क्या हम नहीं जानते कि पिछले 72 साल से 73 साल से जब से ये पाकिस्तान बना है और जब से ये 35 से 40 साल से ये शरीफ फैमिली इक़्तिदार में रही है, तो ये इन्होंने अपने 40 साल के अंदर अपने कदम कितने जमाए हैं, हर इदारे के अंदर कितने कदम जमाए हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुई भी है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट की टियर 1 लीडरशिप इस बात के ऊपर इतफाक़ करती है कि हमें करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े होना है, हमें मॉरल करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े होना है, या वो कहती है कि ये लोग लुटेरे हैं, इन लोगों ने फाइनेंशियल करप्शन की है, तो आप लोग बरमला इजहार करें। जब मोहम्मद ज़ुबैर का मामला आता है, और जिस तरह सब जानते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब डिनाई कर गए थे इस बात को कि हमारे फ़ौज से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं पिछली बात बता रही हूँ, इस टाइम जब उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कहा है कि हमारी फ़ौज से सुलह हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छी तरफ गामज़न है। मैं इस टाइम की बात नहीं कर रही, मैं पिछले टाइम की बात कर रही हूँ जब वो डिनाई कर चुके थे कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है फ़ौज से या किसी भी लेवल के ऊपर। तो DGISPR ने आकर क्या बयान दिया था, उन्होंने मेरे ख्याल से कुल 2 या 3 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए थे और शरीफ फैमिली के हवाले से उन्होंने बातचीत की थी, दैट्स इट। और उनको ये कहा गया था कि अगर आपके मामलात हैं तो वो जाके असम्बली में हल करें और अदालतों को जाके सामना करें। अब उसके बाद फिर आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था कि DGISPR के बयान के बाद कि हमारी जिन सतह के ऊपर बातचीत होती है, इन लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं होता होगा, उन्होंने इन्हीं को DGISPR को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आप ये देख लें कि आपको नवाज शरीफ की जितनी भी PDM बनने के बाद नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, और इसके अलावा जितनी भी स्पीचेस हुई थी पाकिस्तान अगेंस्ट और फ़ौज के अगेंस्ट, जितनी भी स्पीचेस हुई PDM के प्लेटफॉर्म से, क्या आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? क्या आप इन चीज़ों के ऊपर इत्तफा कर सकते हैं कि मरियम नवाज थोड़े दिनों के लिए अपने ट्विटर को खामोश कर दो, हाँ तुम्हें फ़लाना रिलीफ दे देंगे, तुम्हारे ऊपर से जो है नैब का शिकंजा हल्का हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, या तुम्हारी फैमिली को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, और ये मेरा आप लोगों से सवाल नहीं है, ये उन 22-23 करोड़ लोगों का ये सवाल है कि ये लूप होल्स क्यों छोड़े जाते हैं। ऐसा इन लोगों ने कौन सा तीर मारा है? क्या एवरीबडी नोज़ कि ये लोग चट्टे बट्टे हैं, ये छोटे शाहजी और बड़े शाहजी, मैंने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए, लेकिन इस टाइम मैं इनको छोटा शाहजी और बड़ा शाहजी कहूँगी। ये जो शरीफ ख़ानदान, शरीफ लुटेरे और शरीफ गदागर जो है, सारी ज़िंदगी जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है? पैनामा के बाद भी क्या ये लोग नहीं खुले? पैनामा 2 के बाद भी ये लोग नहीं खुले? और इसके अलावा फ़ौज के ख़िलाफ़ जो वो कॉलम लिखवाया गया था नवाज शरीफ की तरफ से, तब भी ये लोग नहीं खुले। आखिर ये लोग क्यों नहीं खुले आपके ऊपर? क्या आप लोगों ने अपना दिमाग जानबूझ के बंद किया? आई एम सॉरी टू से, थोड़े से हार्ड वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यू पीपल नीड टू थिंक कि इनको आखिर लूप होल्स क्यों दिए जाते हैं, इनको रिलीफ पे रिलीफ क्यों दिया जाता है, इनके ऊपर शिकंजा सख्त क्यों नहीं किया जाता। मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर करती हूँ कि अगर किसी ज़ी शऊर इंसान तक मेरा ये वीलॉग पहुँच जाए, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग लास्टिंग किस्म का टॉपिक है ना, जो मसाइल हमारी आवाम, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये आप लोगों ने, फ़ौज ने और सियासतदानों ने आपस में खेल कूद करनी है, तो फिर आप लोग इलेक्शन क्यों करवाते हैं? ये किस चीज़ का ढोंग है? मत करवाएं। जब आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनानी है, अपनी मर्ज़ी से कैंडिडेट से आगे लेकर आने हैं, तो अवाम के ये आप 24 करोड़ अवाम की जो है ये एनर्जी क्यों वेस्ट की जाती है? ये 22 अरब 23 अरब रुपया क्यों ज़ाय किया जाता है? ना किया जाए। मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ करनी उसको खुल के कर लें, सामने लेके आ जाएं। या तो फ़ौज कहे कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, और अगर अमल दखल है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। तो ये लोग तो पाकिस्तान की बेहतरी में कतई तौर पर नहीं आते। क्या इनको 40 साल के बाद इनको दोबारा इस्तेमाल करना है? खादिम आला को जिस तरह कहा जा रहा है, जब ये छोटे बड़े वाले भैया के साथ गए थे लंदन उनका इलाज करवाने के लिए, उनके पाँव दबाने के लिए, जब ये वापस आए थे अपने बड़े भैया को छोड़ के, क्योंकि उनका इलाज तो वो, मैंने तो आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि वो तो एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो गए, उनका तो कोई भी इलाज ना शुरू हो सकता है ना इख्तिताम हो सकता है। जो इलाज शुरू है ना वो इख्तिताम कैसे हो सकता है उस इलाज का? ये जब वापस आए थे तो इनका अपना ये कहना था, जिसमें उन्होंने अपने प्यारे प्यारे सहाफ़ियों को और लिफाफाखोर सहाफ़ियों को इन्होंने एक अदद इंटरव्यू दिया था, और फिर वो बात किस तरीके से स्प्रेड आउट की गई थी कि मुझे तो यहाँ पे किसी के इशारे पर बुलाया गया है, मैं तो यहाँ पे कैबिनेट नेम जो है वो कैबिनेट के नाम जो है यहाँ पे फाइनलाइज करने आया हूँ, और ये तो अपने लिए बड़े सुहाने ख्वाब से जाकर आए थे। इसका मतलब ये है कि अगर एक इमरान खान ना खड़ा होता तो ये तो सारा का सारा ख़ानदान सारा का सारा मफरूर हो जाता। यहाँ पर शहबाज शरीफ को, हमज़ा को और मरीम नवाज़ को, जो जिनमें थोड़ी बहुत नकेल डाल के रखी हुई और पाँव में जंजीरें बांध के रखी हुई, ये तो
शीशा फैलाए हुए दीवार तो इमरान खान है। तो अब ये बताइए, ये सब ज़रा मेरे सुनने वाले सोचिए कि क्या इमरान खान जो है इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम में कौन कौन है, नैब है, अदलिया है, आपका फ़ौज का इदारा है, क्या इनके ख़िलाफ़ शीशा फैलाए हुए दीवार बने हुए हैं, या वो खाली शरीफ फैमिली है जिस तरह के करप्शन में ये लोग मुलव्वस हैं, इनके ख़िलाफ़ शीशा फैलाए हुए दीवार बने हुए हैं। एक अकेले बंदे को सपोर्ट चाहिए और वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, वो जरदारी की हुकूमत की तरह यहाँ पर मेमो गेट आपके सामने नहीं आ रहा, यहाँ पर फ़ौज मुखालिफ बयानात नहीं दिए जा रहे। तो फ़ौज की जो फैसला साज लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ और उनको मैं आम लोगों की बात पहुँचाना चाहती हूँ। आम लोग तो डरते हैं ना, कैमरा फेस करने से डरते हैं, बात पहुँचाने से डरते हैं। उन्हें तो लगता है जो वो क्या कहना चाहिए, रूट लेवल के ऊपर क्या बात है, रूट लेवल के ऊपर यही बात है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करो, फ़ौज से सवाल नहीं हो सकता। अगर आपने सवाल किया आपको उठवा लिया जाएगा, अगर आपने सवाल किया तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही इस तरह की कोई बातें होती हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। हम भी इस तरह के प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह की कोई बात की हो कि आप लोग के ख़िलाफ़ बात की। हाँ, सवाल उठाना हमारा काम है और सवाल के हिसाब से और आवाम जिस तरीके से सोचती, आप लोग किस तरीके से रूट लेवल के ऊपर देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, अवाम आखिर चाहती क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि चूहे बिल्ली के खेल के अंदर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और सामने जो हो वो सियासतदान खड़े हुए हों। अगर आप दोनों ने इस मुल्क को चलाना है तो ये 24 करोड़ अवाम को आप लोग खुद लाइन बाकायदा कह के लगा दें। आप लोग कह के लगा दें कि हमें जो है वो लाइनों में नहीं खड़ा करना, सारा दिन हमारा ज़ाया नहीं करना। इससे बेहतर है हम यहाँ पे पबजी गेम बैठ के खेल लें और लाइनों में खड़े होकर अपना वक्त ना बर्बाद करें। क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं और जाकर वोट देते हैं? इसका मतलब जितने लोगों का टर्न आउट आता है, चाहे वो 40% है, चाहे 45% है, वो चाहते हैं इस अवाम की तकदीर बदले। तो अब आप ये बताइए कि इस अवाम की तकदीर बदलने में, और अवाम जब अपने बारे में अच्छा सोचना चाहती है और इन जैसे, मैं क्या कहूँ कि इन जैसे लोगों से अच्छी उम्मीदें लगाए बैठी है, तो बीच में कौन आ रहा है? आप लोग अच्छाई की तरफ फैसिलिटेटर बने ना। इन लोगों को लूप होल्स क्यों दिए जाते हैं? मेरा पहला सवाल और आखिरी सवाल, इन लोगों को लूप होल्स देना बंद कीजिए, इन लोगों के साथ खड़ा होना बंद कीजिए। अपने अंदर जितने ऐसे लोग हैं, मैं कहना नहीं चाह रही लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, क्या आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शरीफ फैमिली ने इन्वेस्ट किया हुआ है? इनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अगर ये आप टियर 1 लीडरशिप के अंडर इन्फ्लुएंस की सारी चीज़ें हो रही है तो आई एम सॉरी टू से आप लोग जो है अपनी पॉपुलैरिटी डे बाय डे लूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा आज का व्लॉग जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है, लेकिन हाँ, ये मेरे दिल की बात थी और मैं बहुत अरसे से कहना चाह रही थी। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम टुडे। और अगले व्लॉग में हम बात करेंगे जावेद हाशमी की शख्सियत के हवाले से और उनके कुछ खाते खोलेंगे। तो अगला प्रोग्राम भी आप देखना मत भूलिएगा। जावेद हाशमी के कुछ क्या कहना चाहिए जश्न कुशा इंकशाफात के हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स लेकर आऊँगी और कुछ बात करेंगे उनके मुनाफिकाना चेहरे और उनके किरदार के हवाले से कि वो कैसे शहबाज शरीफ को घसीटने की बातें करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ जरदारी को रोडों पर घसीटने की बात किया करते थे। सो स्टे ट्यून्ड and Allah Hafiz till next video.